नमस्कार, जय जोहार। IND24 के बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस बार चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ी एक्टर विशाल दुबे। विशाल दुबे जी के बारे में मैं दो लाइनें कहना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में वो एक्टिंग तो कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर मैं बात करूं तो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की तरफ भी उनके बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी बहुत सारी हमें आगे चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन फ़िलहाल में अगर मैं बात करूं तो 10 से ज़्यादा छत्तीसगढ़ी फिल्में ये कर चुके हैं। कई सारी ऐसी फिल्में हैं जो अभी रिलीज़ होने को है। तो कैसी है फिल्म इंडस्ट्री, इन सारे मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे, जानेंगे कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री को एक एक्टर अपनी तरफ से देखता है और एक आम इंसान को अगर हमें उसकी जानकारी देनी हो तो वो कैसी होती है। बहुत बहुत स्वागत है विशाल जी आपका हमारे शो में। जोहार, नमस्कार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आपका दिल से शुक्रिया IND24 का मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए। विशाल, सबसे पहला सवाल तो मैं ये करूँगी कि आप ये फिल्मी लाइनें और फिल्म इंडस्ट्री क्यों चुनी आपने? ये मेरे को लगता है ये यूनिवर्स का कॉल होता है। इंसान खुद से तो बहुत चीज़ें चुनता है और मजबूरी के साथ उस चीज़ का चुनाव करता है जो ज़िंदगी भर जीता है। जैसे कोई प्रोफेशन चुन लिया, वो करना कुछ और चाहता था, फिर बनता कुछ और है। मैं टचवुड भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस यूनिवर्स को बनाया, क्योंकि उन्होंने मेरी ही चीज़ों को मुझे चुनने का मौका दिया। जनरली ये होता नहीं है। अच्छी फिल्में देखना, अच्छी चीज़ों को देखना, अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ये मेरा शुरू से सपना रहा है। ये मेरा सपना आप मान के चलिए क्लास दूसरी से रहा है। तो क्लास 3 से मेरी ये जर्नी चालू हो गई थी। जब एक क्लैप हुआ क्लास के अंदर, बहुत ज़्यादा तालियां बजी, तो मैं गाना वाना गाया था आपने, एक्टिंग वगैरह? नहीं, गाना नहीं गाया था। एक प्ले हो रहा था हमारे स्कूल में। मेरे को पढ़ाई में इंटरेस्ट तो था, पर पढ़ाई से ज़्यादा मुझे ये इंटरेस्ट था कि कौन मेरे आगे मुझे पढ़ा रहा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। तो ऐसे टीचर्स मैंने अपनी ज़िंदगी में, आप बिलीव नहीं करोगे, आपको हंसी आ जाएगी सुन के, इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैं ऐसे मेंटर्स से टकराया। पूरी ग्रेजुएशन हो गई, स्कूलिंग हो गई, तब जाके मेरे को पढ़ाई का सच समझ आया। उससे पहले पता ही नहीं था। उससे पहले बस ये पता था कि वो छड़ी लेके बैठा हुआ है, मैथ्स की क्लास लगेगी, जो 2 एकम 2 2 दूनी 4 बोल दिया वो ठीक है, जो नहीं बोल पाया उसको सूटिया पड़ेगा। तो या तो मेरा बचपन और मेरे आसपास का बचपन हमेशा डर में बीता है। तो जिस चीज़ से आपको डर लगता है वहाँ आपके सोचने समझने की क्षमता क्षीण होनी शुरू होती है। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने कैलिबर को बेखौफ तरीके से दिखा पाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि जो नहीं दिखा पा रहे हैं वो कैलिबर्ड नहीं है। वो भी बच्चा जो एक पैनल में 30 बच्चे हैं, अगर वो 30 के 30 यूनिवर्स के गाइडलाइन में हैं, आपने किसी की क्षमता को तोड़ दिया बस चिल्ला विल्ला के। चिल्लाने से मैं बहुत घबराता हूँ। तो मुझे एक मौका मिल गया मैथ्स के। मैथ्स में मेरा एकेडमिक करियर शुरू से स्ट्रांग रहा है। पढ़ाई वढ़ाई में मैं हमेशा तेज था। बस मुझे दुख इस बात का होता था कि जो नहीं कर पा रहा उसको अब चिल्ला क्यों रहे हो। ये मेरे को कभी नहीं समझ आया कि वो पढ़ नहीं रहा है। ये मेरे को छोटे में भी नहीं समझ आया। तो मैंने ना, वो एक बोलते हैं ना कि एक ऑकवर्ड सिचुएशन, एक ऐसी निराशाजनक सिचुएशन जहाँ पे आप चाह रहे हो कि यार उसके साथ बुरा नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ आपको क्लास 3 से नहीं, बचपन से ही समझ आ रही है कि नहीं यार किसी के साथ बुरा नहीं होना चाहिए यार। तो वो शायद ऊपर वाले ने जहन में डाला था कि क्या था, मुझे उस मैथ्स टीचर की क्लास स्किप करने का मौका मिला। ऐसा अनाउंसमेंट हो गया, टक 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 ऐसा हुआ, कौन कौन एक्टिंग करना चाहता है, हम एक प्ले कर रहे हैं, चलो चलो साइंस वाली मैम बुला रही है। अच्छा। नोइंग द फैक्ट कि मैं अगर पूरी क्लास भी उनकी ना करूं तो भी मैं ही टॉप करूंगा, ये मैं जानता था। क्योंकि मेरी मॉम को जाता है ये सारा क्रेडिट। मेरे डैड दिन रात मेहनत किए हैं ताकि मेरी मॉम मेरी तरफ अटेंशन पे कर सके, और बहुत प्यार से पढ़ाती थी, दिल जीत के पढ़ाती। पढ़ाई तो मेरा अच्छा था, तो मैं भागा वहाँ से। मैं बोला भाई ये सिनेरियो से निकलने का मौका मिल गया। तो मैं गया साइंस टीचर के पास। करना कुछ नहीं था, बहुत सारे बच्चे थे और मैम ऐसे ना पेपर पे पेपर फाड़े जा रही थी, बहुत गुस्से में बैठी हुई। तो शी सेड के एक डायलॉग है ऐसा, इसको बोलना है। तो मैं सरपंच बना था क्लास 3 में, मुँह छूछ लगाया था मुझे। और तो वो लंबा था लाइन। और पढ़ने का शौक, मेरी माँ मेरे को हमेशा एक चीज़ सिखाई है कि बेटा आप खा रहे हो ना तो आपके पेट को एनर्जी मिल रही है, ब्रेन को फ्यूलिंग करने के लिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 3 बहुत बड़ी क्रांति हमारे पास आई थी। एक था संज्ञात्मक क्रांति जहाँ हमने रिलेशन बनना सीखा, एक कृषि, और तीसरा था साइंस। ये मेरी माँ बहुत पढ़ती थी करके मेरे दिमाग में उन्होंने शुरू से ही ये चीज़ डाली। और मानवता सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उनका। वो मैंने पढ़ा एक लाइन ऐसा, और मैंने जब बोलना शुरू किया कि इतिहास इंसान से ज़्यादा उसकी गाथा में रुचि रखता है, मेरी लाइन ऐसे निकल गई। अच्छा। मैडम पन्ना फाड़ना छोड़ के मेरे को उठा ली गोदी में, तर सब ताली हुई। ये वो लोग भी ताली थे जिन लोग मेरे क्लास में मेरे को बुली करते थे कि अच्छा क्यों दिखता है, गोरा क्यों दिखता है। यहाँ से शुरुआत हुई। यार वो क्लैपिंग में ताकत थी मुझे लगता है। तो वो क्लैप
का मोहताज हो गया मैं बोला ये सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है, क्योंकि वो जो एक जो इंटेंसिटी वहाँ पे डेवलप हुई ना, वो और कहीं नहीं महसूस हुई। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला ब्रेक कैसे मिला आपको? छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री 2019 लॉकडाउन लग गया था, मैं बम्बई से यहाँ वापस आ गया था, मेरे पास क्रेडिट कार्ड के बिल्स थे और मुझे उन्हें ख़त्म करना था क्योंकि वो बढ़ते जा रहे थे, तो कार्ड के बस। तो मैंने तनिष्क रायपुर, मुझे याद है, एक कोशिश कर रहा था कि मैं वहाँ पे फ्लोर मैनेजर की जॉब ले लूँ, पैसे थे नहीं मेरे पास। और डीकैथलॉन मेरे को बहुत पसंद है, डीकैथलॉन के स्टफ, फिटनेस, आई लव फिटनेस, अगर आप अच्छा शरीर और आत्मा का संतुलन बनाए तो वहाँ पे जॉब, और दोनों जॉब मेरे पास आ गई थी। और मैं अन्ना, एक रवि अन्ना है, रवि जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं मेरे पहले एल्बम के, उनके साथ मैं ऐसे कैजुअली शॉर्ट्स में बैठा हुआ था, रनिंग करके आया था, लॉकडाउन लगा हुआ था साइड में। पता नहीं अचानक से कॉल आया कि भाई हम एक वेब सीरीज़ बना रहे हैं और आप ही चाहिए, आपका वाया वाया, हमको नाम पता चला। ओके। तो वहाँ से मैं छत्तीसगढ़ में कैमरे की शुरुआत हुई कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं ये फील्ड ना छोड़ूं। कौन सी वेब सीरीज थी वो? नाम मैं रिवील नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अच्छा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था उसमें। हाँ, बट ये था कि मेरे को वो पेमेंट मिल गया था जिससे मैं क्रेडिट कार्ड का बिल काट वाट के फेंक सकूँ, लाइबिलिटी फ्री हो जाऊँ। बिल्कुल। मैंने वो हाँ बोला और मैंने उस वेब सीरीज को किया। वहाँ से 2019 से जर्नी मेरी स्टार्ट हुई छत्तीसगढ़ के लिए। मुंबई और छत्तीसगढ़ी सिनेमा में काम करने में क्या अंतर महसूस हुआ है आपको? अंतर, वहाँ ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है चीज़ें और यहाँ ऑर्गेनाइज अभी नहीं है चीज़ें। क्या लगता है क्यों ऑर्गेनाइज नहीं हो पाई है? क्योंकि समय तो काफ़ी हो चुका है अब तक, छत्तीसगढ़ी सिनेमा को भी काफ़ी लंबा समय हो चुका है। इसके लिए हम लोग को डेटाबेस पे जाना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि हॉलीवुड को 115 साल हुआ, अगर मैं रॉन्ग हूँगा तो आप गूगल से डेटा चेक कर सकते हैं। और बॉलीवुड को हुआ 113 साल, टॉलीवुड को हुआ है जहाँ जिसकी हम बात करते हैं साउथ 110 साल, 110 और हम हैं 25 साल के इतिहास में, जहाँ पे एक भी कमर्शियल सिनेमा हमने नहीं बनाई जो वर्ल्ड वाइड हिट हो सके। यस। और इसके बाद ये जो पैनल में आपने सवाल मेरी तरफ फेंका है कि क्या अंतर लगता है, तो बहुत बड़ा अंतर लगता है और उसी अंतर का हिस्सेदारी मैं दिखाना चाहता हूँ ताकि मेरे आने वाली जनरेशन मुझे एडमायर करे। कैसा बनना है तो शाहरुख, सलमान खान, आमिर खान ना बोल पाए, टॉम हैंक्स ना बोल पाए कि मुझे बनना है ऋतिक रोशन, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम ले। आई वांट टू बी एवरग्रीन विशाल, आई वांट टू बी एवरग्रीन विशाल। तो दैट्स व्हाई वो डेजिग्नेशन जो है हीरो की, वो मैं निभाना चाह रहा हूँ। सोशल मीडिया में आपकी रील्स कितनी मददगार साबित हुई है आपके काम में? सोशल मीडिया में रील्स 1% भी नहीं हुई हैं मददगार। सोशल मीडिया अलग ही प्लेटफॉर्म है और फिल्म का पैनल बहुत अलग है। जो पहला ही ब्रेक मेरे को मिला था उस टाइम मेरे फॉलोवर 500 थे और यहाँ पे बहुत फेमस लोग थे जिनके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा थे, पर मुझे तो सिर्फ स्किल पे काम मिला। मतलब उन्होंने एक्टिंग देखी, उनको वो जिस कैरेक्टर के लिए एनर्जी चाहिए थी, राम जो मेरा कैरेक्टर था, मेरी पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म वैदेही का, मैंने वो इंटेंसिटी दिखाई और उनको जस्टिफाई हुआ तो चीज़। सोशल मीडिया के ज़माने में आजकल रील्स का जो ट्रेंड है, हम देख रहे हैं कि बच्चे, बुजुर्ग, टीन एज और छोटे बच्चे भी रील्स बना रहे हैं। आप एक्टर हैं, एक्टिंग करते हैं, बखूबी एक्टिंग को समझते हैं। ये रील्स जो हैं कुछ अच्छे होते हैं जो जेन्युइनली आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा जाते हैं, एक मैसेज छोड़ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रील्स होते हैं जो शायद बनाने ही नहीं चाहिए, ऐसा लगता है देख के। तो वैसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जितने भी लोग रील बना रहे हैं, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आपका मकसद लोगों का दिल जीतना होना चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम इटसेल्फ इंस्टेंट आपके साथ जो हो रहा है वो अब चरण में चलती 3 चीज़ें या 2 चीज़ें ही हो सकती, या तो बहुत अच्छी हो सकती है या तो बहुत बुरी। तो अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको अगर बिना जर्नी तय किए ओपन पैनल दे दिया जाए, सपोज फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशंस बंद हो जाए, IND24 में जो भी रील सबसे अच्छा बनाता है उसको उसकी पदवी पे लाके एडिटर, चीफ एडिटर या जो भी मीडिया में रिपोर्टर बना के रख दिया जाए, तो आप समझ रहे हैं कितना अनऑर्गेनाइज सिचुएशन पैदा होगा। अब इन सबके हाथ में डायरेक्ट अपना कैलिबर शो करने का सिचुएशनल है। अब ये किसी पैरामीटर से, किसी अप एंड डाउन से नहीं गुजरे, ना इन्होंने कहीं ऑडिशन दिया है और सारे के सारे अब पैनल ओपन है। तो मुझे लगता है जो जितना भी काबिलियत सच्चा रख रहा है वो अपनी काबिलियत उसमें दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक भीड़ ये है। दूसरी, पीपल वांटेड टू गेट वायरल इन एनी रैंडम प्लेसेस, वो किसी भी हद तक जाके वायरल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरे ये चॉइस हो गए। तीसरी चॉइस जो फेमस है, एंड आई रियली वांटेड टू बी अ फेमस, मुझे लोगों के दिल में राज करना है और यही मेरा धर्म है, यही एक कलाकार का धर्म है। तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, मुझे इतना मेरा दिल बोलता है, मुझे इतना अच्छे से पता है कि ना सिर्फ फिल्मों में, पर मैं रगों में दौड़ूंगा आने वाली जनरेशन के, और मैं वो हर नामुमकिन कोशिश करूंगा जिससे मेरे आसपास की व्यवस्था, जिससे लोगों की प्रॉब्लम सब चीज़ मैं डाइल्यूट कर सकूं
और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक हो, हमारे पास डांस हो, हमारे पास हो अपनी कहानी सुनाने का एक बेहतर तरीका जिसमें खूबसूरत सा बीजीएम लगे, और ये चीजें इंस्टाग्राम रील पे बनेंगी जिससे लोग सीखेंगे। और यही ये मेरा है आउटकम। बाकी तो लोगों 1947 देश आज़ाद हो चुका है, तो हर एक इंसान को जो भी वो चाहता है रील पे अच्छा और बुरा दिखाने की क्षमता है। आप पे डिपेंड करता है आप किन को फॉलो करते हैं और किस तरीके से इंस्पिरेशनल चीज़ों को अपने अंदर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा विशाल, एक सवाल हमेशा आता है दिमाग में कि कुछ ऐसे लोग जो वाकई ऐसी रील्स बनाते हैं जो आपको एक मैसेज देके जाते हैं, उनके फॉलोअर्स, और कुछ लोग जो कुछ भी बनाते हैं उनके फॉलोअर्स में बहुत अंतर नजर आता है। तो पब्लिक क्यों कुछ भी पसंद कर रही है आज की डेट में? उनका टेस्ट क्या हो गया है? आपको क्या लगता है इस बारे में? मेरे को लगता है ये टेस्ट का इशू नहीं है, ये इशू है ऐसे चीज़ों को आत्मसात करने की जिसके बारे में आपको बहुत शॉर्ट पीरियड में एक्सेप्टेंस आ जाता है। कोई भी बेहतर चीज़ दुनिया में, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब तक दक्षता करके उस चीज़ में 14 साल आपने अपना दिया, इसके बिना आप कहीं खड़े हो गए तो आप जान रहे हैं आप खुद के साथ साथ सामने वाले का भी काम बिगाड़ेंगे। मैं वापस से बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम ओपन पैनल है, और जब तक ओपन पैनल में आपको सब कुछ दिखाने का मौका मिलता रहेगा तो आदमी वो चीज़ देखेगा। और मजेदार बात क्या है ये कि अच्छी चीजों को समझने के लिए आपको समय लगेगा, और अच्छी चीज सिर्फ प्रोसेस से आती है, अनफिल्टर्ड चीज शॉर्टकट देती है। ऐसा नहीं लगता कि इंस्टाग्राम के जरिए अब लोग अपनी कोई चीज पर्सनल रख ही नहीं रहे हैं, अपनी पूरी पर्सनल लाइफ भी उस पर शेयर कर रहे हैं? ठीक लगता है ये? 100%। देखिए बुशमैन ट्राइबल एक ट्राइबल है, इक्वेटर एक जगह है जहाँ पे अर्थ सबसे ज्यादा गर्म होता है। वो न्यूड आज भी वाइफ और हस्बैंड सब न्यूड रहते हैं। वो लोग आज भी 100 किलोमीटर जाके हंटिंग करते हैं। मतलब उनको ऐसा नहीं कि आप खाना चूल्हा बना लिया और वो खा लिया। मतलब ह्यूमन सेंस की मैं आपको ताकत बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जिंदा है और वो यही ट्राइब है, वो आप उनके आसपास भी नहीं जा सकते। उनकी अपनी भाषा, अपनी चीजें। जब वुमेन्स वहां पे न्यूड है और जब मर्द भाला लेके 100 किलोमीटर मार के शिकार करके लेके आ रहा है, तो उनके दिमाग में तो नहीं है कि ये तो वुमेन न्यूड है। हाँ, यस। तो ये क्या है? तो कोई चीज ओपन तो पूरा पैनल है, ओपन तो कॉस्मोस है। ब्रह्मांड आपको नहीं बता रहे ना कि आप पंडित हो और मैं ब्राह्मण हूँ, या आप गुजराती में, ये तो आप क्रिएट कर रहे हो ना चीजें। तो अगर कोई गंदा रील बना रहा है, अब गंदे रील से मैं एक छोटा सा सवाल पूछना पसंद करूंगा, किस चीज को आप ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ भी रील, कुछ भी में आपके 1-2 ऐसे कोई रील जो आपको लग रहा हो कुछ भी में लाइक इंसान अपनी दिनचर्या, हाँ, जो कभी कभी लगता है कि पर्सनलाइज होनी चाहिए, हाँ, अब वो चीज हमें डायरेक्टली दिख रही है। ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। कोई छोटा कपड़ा क्यों पहन रहा है, कोई बड़ा कपड़ा क्यों पहन रहा है। अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं, आउट ऑफ इंडिया भी बात करूंगा, तो आपको एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। आपको ये देना पड़ेगा कि दिमाग को भी समझाना पड़ेगा, बच्चों को भी समझाना पड़ेगा कि एजुकेशन के साथ फन होना चाहिए। एजुकेशन को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। तब आपका दिमाग ना बहन को बहन, वाइफ को वाइफ, माँ को माँ समझेगा। यहाँ 99.9% नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया में सारे के सारे वन थॉट प्रोसेस में चलते हैं और वो हाइड करते हैं अपनी सिचुएशंस। तो जो आपको रील में देखने मिल रहा है ना, वो बहुत ओपन अप चीजें देखने मिल रही है। अब आप 2 तरीके से उस चीज को सकारात्मक विचारधारा के साथ देख सकते हैं। या तो देख सकते हैं कि हाँ यार, ये कोई पर्टिकुलर बंदी है या बंदा है जो अपनी चीजें एक्सप्लोर कर रहा है, या आप समाज में 4 लोगों के साथ बैठ के अपने आप को सुपीरियर बताएंगे, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ठीक हूं, पर ये देखो कैसा कर रहा है। ये हक तो ऊपर वाला भी मेरे को नहीं दिया। तो मुझे ऐसा लगता है जब आपका शरीर बनाया गया, जब आपका दिमाग बनाया गया, तो सब कुछ वो अपने कंट्रोल में रखा। एक चीज जो आपके हाथ में दे दिया, बोला ये तेरे हाथ में देता हूं, वो है इच्छा शक्ति। और इतना बेहतरीन है इंस्टाग्राम। अगर आप फिटनेस में जाके सिर्फ 2 चीज फिटनेस की स्क्रॉल मारेंगे ना, इतना प्यारा चीज है जो भी डेवलप किया हो, आपको सिर्फ फिटनेस आएगा। बिल्कुल, इट्स यू हु इज चूजिंग एवरीथिंग अप। तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि अच्छाई और बुराई तो दुनिया के हर कोने में, जिसमें सिर्फ कॉकरोच बचा है, डायनासोर मर गए। अच्छा, अब तक जितने भी किरदार आपने किए हैं, उसमें से अगर मैं पूछूं सबसे फेवरेट, आपका सबसे पसंदीदा किरदार आपका कौन सा रहा है? मेरे सारे ही किरदार फेवरेट थे, क्योंकि मैं ऐसे कोई एक भी अगर मैं चूज करता हूँ ना, तो मेरे राइटर और मेरे प्रोड्यूसर, मेरे डायरेक्टर लोग के साथ इंजस्टिस होगा एक, क्योंकि मैं और ऐसी फिल्में चुनी ही नहीं कि जिनको मैं पैसे के लिए करूँ, या मेरी कोई फिल्म हिट हो जाए तो मैं यूट्यूबर बन जाऊंगा या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं था। फिर भी एक कैरेक्टर बड़ा अद्भुत था। नोनी के अनहोनी में मेरा एक कैरेक्टर था, और वो स्लाइस ऑफ लाइफ था, जैसे आप बता रहे हैं ना कि आम जनता के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, वो वैसा कैरेक्टर था। उसको पहली बार किसी लड़की से प्यार होता है और लिटरली नहीं समझ पा रहा है प्यार का आगे का मतलब क्या होता है। और जनरली लड़कियां, मुझे लगता है, बहुत सेंसिबल होती हैं, और वो उनको एहसास हो जाता है कि मुझे इसके साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है। पर मेल ओरिएंटेड होता है, मतलब मेल डोमिनेटिंग नेचर में होता है। ये आप माने चाहे मत माने, ये आपके पापा, मेरे पापा, आपके भाई, मेरा भाई, हर कोई होता है। मेल पैदा ही डोमिनेशन के लिए होता है, तब वो तो हंटिंग कर पाता है।
तो ये चीज़ उसमें मैंने देखा कि जब वो कैरेक्टर लड़की बोल देती है आई लव यू तो डर के मारे भागता है, क्योंकि लड़की तुरंत आई लव यू लोगों के साथ ये भी बोल देती है कि शादी करनी। फिर जो कॉन्फ्लिक्ट उसकी ज़िंदगी में आता है वो धीरे धीरे उस कॉन्फ्लिक्ट से लड़ते लड़ते, उस संघर्ष से लड़ते लड़ते उसके इमोशन को समझ पाता है और फिर वो लड़की को खोजता है, क्योंकि नोनी क्या नोनी इज ऑल अबाउट खो गया। तो वो कैरेक्टर मेरे को बड़ा प्यारा लगा था, क्योंकि वो आम जनता जैसा कैरेक्टर था, ऐसा नहीं कि हवा में एक तीर चला रहे मार रहा है। तो वो दैट वाज ग्रेट। छत्तीसगढ़ी सिनेमा में एक उभरते हुए सितारे के रूप में अगर मैं बात करूं तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है अब तक की? असफलता, चुनौतियाँ या आलोचना, मुझे लगता है ये आपके ज़िंदगी का हिस्सा है, मेरे साथ नहीं आपके साथ भी और हर आम आदमी के साथ। क्योंकि गुपचुप ठेले वाले के साथ भी ये दिक्कत होती है, क्योंकि हर 2 मिनट में आके वो ठोला बोलता हो हटा यहाँ से। तो ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपको संघर्ष से प्यार नहीं है तो आप ज़िंदगी का मज़ा नहीं उठा पाएंगे। याद रखिएगा, जिस दिन आपके पास BMW की चाबी आ जाएगी, सिर्फ 5 सेकंड उसका स्पीडोमीटर ऑन करने के बाद इतना ही में मज़ा है। 15 सेकंड बाद आप एक ऐसा इंसान खोजेंगे जिसको उसके बाजू में आप बिठा के घुमा सकें। उसके 15 सेकंड के बाद आप अकेले रहेंगे और मज़ा ना एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़ने में। तो संघर्ष ही मज़ेदार है। अगर आपको लगता है आपके पास कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा है तो सामने वाले को प्लीज़ प्यार से पास ऑन कीजिएगा। एक अहंकार के साथ नहीं कि कब वापस करेगा। ये मानवता नहीं सिखाती। तो मुझे ना चैलेंजेस पसंद है, तो ये इसका आंसर मैं डरा नहीं कभी। शायद मैं इस फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ जिसका क्रेडिट मेरी फैमिली को जाता है। मैंने कभी बुरी चीज़ें नहीं देखी अपने आसपास, मैंने हमेशा अच्छा देखा है। इसलिए मैंने हीरो बनना चुना कि एक हीरो सिर्फ लोगों की मदद करता है। वो खुद की भी बुराई सह लेगा पर लोगों को सिर्फ मदद करेगा। तो मेरे को लगता है कंसिडर माई सेल्फ लकी इनफ कि मैं एवरग्रीन विशाल हूँ। मैं डांस करना जानता हूँ, मैं फाइट करना जानता हूँ और लोग मेरे को बहुत प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं और हर एक इंसान मुझे दिल से चाहता है। नेगेटिव कमेंट मैक्सिमम 1 या 2 और वो भी ये आते हैं कि भाई तय ना चुस्त पैंट पहनतस, थोड़ा ढीला ढाला पहने कर। तो मैं बिल्कुल मैं और ढीला ढाला पैंट ला पहना गई कि बस ये, बाकी ऐसा कोई कमेंट नहीं। तो मेरे को ना चुनौती, तो मैं चाह रहा हूँ कोई चुनौती दे दे। सलार बहुत बड़ी फिल्म है, KGF बहुत बड़ी फिल्म है, पुष्पा बहुत बड़ी फिल्म है। मैं माफ़ी चाहता हूँ जिन्होंने भी ये बनाई है, मैं प्रणाम करता हूँ उनको झुक के, बट मैं नहीं लगा हूँ अभी तक आपके हाथ में। मैं अभी ऐसे किसी भी डायरेक्टर के हाथ में नहीं लगा हूँ जो मेरे कैलिबर, मेरे स्किल्स को पूरी तरीके से निकाल सके। मैं इंतज़ार में हूँ IND24 आपके माध्यम से कोई एक ऐसा डायरेक्टर आए, मेरे साथ 6 महीना बैठे, मेरी फाइटिंग स्किल पे, मेरी रोमांटिक स्किल पे, मेरे वोकल पे, मेरे आर्टिकुलेशन पे, मेरे डायलॉग बोलने की तरीके पे प्लीज़ ध्यान दे। और मैं माँ की कसम ये वादा करता हूँ, मैं एक ऐसा ईरा ओपन करूँगा जो आज से कुछ 50 साल पहले था, जब मैं, आप बोल सकते हैं, जब ऐसी फिल्में बनती थी जहाँ पे फिल्में खत्म होती थी लोग ऐसे बैठे रहते थे, वो एकदम एग्जिट की तरफ नहीं भागते थे और एक दूसरे को देखते थे, भाई क्या फिल्म बनी है यार। वो वाला ईरा मुझे वापस चाहिए और मैं उसी एनर्जी के साथ, उसी इंथुजियाज्म के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये चुनौती तो मिली ही नहीं। मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसा डायरेक्टर आए जो मेरे को सच में चुनौती जैसा कुछ फील करा दे। फिल्म इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो आपका रोल मॉडल या प्रेरणा कौन है? ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के सिनेमा में नहीं, अभी तो मैं फिलहाल हिंदी सिनेमा की बात कर रही हूँ। छत्तीसगढ़ी में अलग बता सकते हैं आप, हिंदी सिनेमा में अलग बता सकते हैं। रोल मॉडल एज इन मतलब मैं एज अ दावेदारी निभा रहा हूँ लाइक हीरो की, तो हीरो के लिए कि कोई भी मतलब आइडल आप जिसे अपना कह सकें, जिनको देखकर आपको प्रेरणा मिलती हो। हाँ, मतलब मेकर्स, डायरेक्टर्स ऐसे हैं। आला वैकुंठपुरम करके एक फिल्म है साउथ में, उनके डायरेक्टर साहब हैं विक्रम करके, उनको मैं बहुत मानता हूँ और उन्होंने गुंटूर करम भी बनाए हैं। तो ऐसी फिल्में जो समाज को कुछ मैसेज दे जाए, वो फिल्म और उन डायरेक्टर्स को मैं बहुत एडमायर करता हूँ। इम्तियाज़ अली साहब को मैं बहुत एडमायर करता हूँ। हाईवे जैसी फिल्म बनाई उन्होंने जिसमें ओपन कर दिया पूरा सब कुछ। एक छोटे परिवार से लेके बड़े परिवार तक की एक ही कहानी है, क्योंकि सब मेंटली फ्लक्चुएटेड है, उनको नहीं पता रिलेशंस की वैल्यू क्या है और वो सिर्फ शादी करके बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। तो ये ऐसी कहानी, ऐसे लोगों को मैं बहुत मानता हूँ। तो ये और ऐसे एक गिनती में तो नहीं बता पाऊंगा और बहुत सारे लोग हैं। सीजी फिल्म इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं? कितना काम हो रहा है और कितना अभी बाकी है? इंडस्ट्री, अगर सिर्फ वर्ड्स को मैं उठाऊं, किसी भी इंडस्ट्री के बारे में बात करूं, मैं तो सीजी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करता हूं। इट्स अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने आपसे क्या लिया और मैंने कितनी अच्छी तरीके से सर्विस करके उसको ग्रीन किया। मैं 25 साल के इतिहास में हम लोग सीजी फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे थोड़ी देर पहले बताया मैंने, कमर्शियलाइज नहीं कर पाए हम सिनेमा, क्योंकि हम लोग खुश हैं 15 करोड़ में, 20 करोड़ में। हम लोग बहुत सीना चौड़ा कर कह रहे हैं हमारी फिल्में इतनी चली। मैं आपको सच बता रहा हूँ, 2 डिफेंडर गाड़ी और 2-3 अच्छी प्रॉपर्टी, खत्म हो जाता है आपका 15 करोड़।
और आपका नाम भी नहीं रहेगा सही कहीं। बात तो है। और जो कि मैं देखता हूँ जहाँ से जो कि मैं स्टडी बहुत करता हूँ, हमने अभी भी उन लोगों को, उन फाइनेंसर्स को एक्टिव नहीं कर पाए इन 25 सालों में अपनी फिल्में बना के जो 400-600 करोड़ की आसामी लगा सकते हैं। यूरेनियम, बॉक्साइट, कोरेनियम, छत्तीसगढ़ खनिज आप ओपन करेंगे ना, जब छत्तीसगढ़ को लिटरली ओपन करेंगे, इतने बड़े बड़े फाइनेंसर्स जो यहाँ देखना भी नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लैक कर रहे हैं प्रेजेंटेशन से, काम से नहीं। हम मेहनती हैं, हम बहुत मेहनती हैं, हम बहुत खूबसूरत लोग हैं, मेकर्स भी, और पब्लिक तो एकदम, मतलब मैं एक एक इंसान का पैर छू लूँ इस टाइप की पब्लिक है छत्तीसगढ़ी जो पब्लिक है। मेकर्स बहुत कम है हमारे यहाँ, और वो 25 साल के इतिहास में एक कमर्शियल सिनेमा नहीं बना पाए जिससे वर्ल्ड वाइड हम लोग हिट हो सके। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जब तक आप अपना प्रेजेंटेशन स्ट्रांग नहीं करेंगे, गाने एक आप भी बनाओगे, मैं भी बनाऊंगा, प्रेजेंटेशन जिसका स्ट्रांग होगा ना, वो वर्ल्ड वाइड राज करेगा। नहीं तो आप इनसे खुश हो जाओगे, वो इनसे। तो हम लोग ना आपस में खुश हैं, तो हम लोग को आपस में खुश होने के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि प्रेजेंटेशन पे काम करना चाहिए, और वहाँ पे हम लैक कर रहे हैं। क्या क्या चुनौतियां हैं यहाँ? कुछ दिक्कतें आई, और एक एक्टर के रूप में अगर मैं बात करूं तो सब कुछ ठीक रहा आपके साथ यहाँ पर? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो अपने आप को एक्टर कंसिडर करता नहीं, मैं तो हीरो। तो एक्टिंग के लिए तो मेरे को नहीं लगता चुनौती का सामना लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि एक हीरो की ऐसी दावेदारी होती है कि फिल्म नहीं चली तो मैं बैकआउट हो सकता हूँ, पर एक एक्टर जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारे एक्टर्स, उनको दूसरी फिल्म मिल जाएगी, टेक्नीशियंस को दूसरी फिल्म मिल जाएगी। इसीलिए बहुत बहुत मुश्किल से एक दावेदारी मिलती है हीरो निभाने की। तो मैं हर अपनी फिल्मों में लगा देता हूँ ताकत के वो लोगों तक पहुँच जाए और मैं लोगों को किसी भी कीमत पे दिल जीत लूँ। चुनौती सिर्फ इतनी रहती है, मेरी फिल्में बड़ी खूबसूरत बनती हैं, पर मेरी फिल्मों का जब PR का टाइम आता है, पब्लिक रिलेशन बनाने का टाइम आता है, तो हम लोग वीक पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई PR टीम नहीं है, कोई प्रोफेशनल PR टीम नहीं है जो आपको लिख के दे दे पैनल पे कि हम सारी पब्लिक को लाके आने वाले ओपनिंग में फ्राइडे सैटरडे संडे में बिठा देंगे। सैयारा एक फिल्म आई थी, आपने ध्यान दिया होगा, आप ध्यान से जाके उस फिल्म को देख लीजिए। आप जब उसको देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा ये इतना हिट कैसे हो गया, मतलब मेरे को तो नहीं समझ आ रहा, पर PR टीम बहुत स्ट्रांग थी। बच्चे लोग को कैसे कैसे पैसे दिए गए थे, लोग बेहोश हो रहे थे उसको देख के। बेहोश होने लायक उसमें कुछ था नहीं, पर PR में ये सब आ रहा था। तो ये बहुत अच्छा है। छत्तीसगढ़ में कोई ऐसी PR टीम है या पापाराजी है तो ले आइए यार, प्लीज PR बढ़ाइए। मेरी फिल्म 25 साल के इतिहास में सबसे खूबसूरत फिल्म सिर्फ और सिर्फ मेरी है। क्या कारण है कि अब तक छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री को वो सफलता नहीं मिल पाई जो साउथ इंडस्ट्री या भोजपुरी इंडस्ट्री या अदर इंडस्ट्री की मैं बात करूं? छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के पीछे क्यों रह जाती है हर बार? हाँ, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री इवेंचुअली ग्रेजुअली आगे बढ़ रही है। मैं फिर बोल रहा हूँ, हम लोग 25 साल के इतिहास में हैं, और हॉलीवुड और टॉलीवुड से तो कंपैरिजन भी नहीं हो सकता। एटली हाफ सेंचुरी तो मारना पड़ेगा ना, 50 साल तो पूरे करने पड़ेंगे। वो लोग 100 साल, 120 साल, 115 साल, 113 साल इस तरफ है, और उनकी ओपनिंग स्टेज जो होगी, जब भी उन्होंने फिल्में बनानी चालू होगी, मुझे नहीं लगता वो सारी की सारी हिट होंगी। केवल साल का ही फर्क है, या टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे इन 25 सालों में और भी ज्यादा आगे बढ़ाया जा सकता था? बहुत ज़्यादा टाइम आई थिंक भोजपुरी इंडस्ट्री को भी नहीं हुआ है। भोजपुरी इंडस्ट्री से कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते कि उनका जो टेस्ट है वो बहुत अलग है। उनके यहाँ 7 करोड़ आबादी है, हमारे यहाँ 3 करोड़ है, और इन 3 करोड़ में भी हम लोग 76%, मतलब जो गांव के लोग हैं, 24% में हम लोग आते हैं शहरी लोगों में। हमारा इंटरव्यू अभी हो रहा है हिंदी में। ओपनिंग पैनल में मेरे पास ये भी डेटा नहीं था कि इसको इंग्लिश में करना है, छत्तीसगढ़ी में करना है कि हिंदी में करना है। So we are lacking with so many technicality. We are lacking with idolizing each other's emotions. तो जब तक अब साउथ इंडस्ट्री में, जहाँ तक मैंने सुना है, बोलते हैं एक स्पॉट बॉय से लेके एक मतलब जूनियर आर्टिस्ट को भी बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, तो एक ब्लेसिंग्स निकलती है। और यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास बजट बहुत कम होता है, और फाइनेंसर्स जो होते हैं उनको मतलब नहीं होता प्रोड्यूसर से। जिन्होंने फाइनेंस किया उन्होंने बोला इतना पैसा दिया हूं मैं, मेरे को इतना रिटर्न चाहिए। हमारे पास थिएटर्स भी बहुत कम है, पर आप देखिए बहुत कमाल की फिल्में बननी चालू हो रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी CR तक हमारे प्रोजेक्ट जा रहे हैं। 25 साल में CR तक प्रोजेक्ट तो नहीं जा सकता 2026 के हिसाब से, तो हम लोग धीरे धीरे ही सही पर ग्रोथ पे तो हैं। पॉलिटिक्स में सुना है आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, आने वाले समय में क्या पॉलिटिक्स की तरफ भी बढ़ने का कुछ सोच रखा है? हाँ, मैंने सोचा, मैंने कॉन्टिनेंट्स में दुनिया को बांटना बंद करूंगा। मैं कोई भी राष्ट्र नहीं रहने दूंगा, कोई भी नेशंस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्राचीन भारत होगा, और सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़ जाएंगे। और मुझे लगता है बार्टर सिस्टम में वापस ऑन करना चाहूँगा। कोई जो अगर दाल उगाना अच्छा से जानता है तो वो दाल उगाएगा, मेरे से शक्कर ले लेगा, ऐसा मैं चाहता हूँ सिस्टम। मैं ये गुजराती, मैं मराठी, मैं छत्तीसगढ़िया, ये सारी चीज़ें मैं क्लोज कर दूंगा। अगर मेरे हाथ में अलमाइटी का पावर आया
लोग बहुत खुशनसीबी के साथ सोचते हैं कि कोई वो सीएम बन जाए, कोई सोचता है मैं डॉक्टर बन जाऊं, कोई सोचता है मैं ये बन जाऊं। मेरे को सच में महादेव का त्रिशूल चाहिए, मैं इस तरफ हूँ और मैं उसके लिए मेहनत भी कर रहा हूँ। एक एक्टर है अनुज शर्मा, पॉलिटिशियन भी बन गए हैं वो। हाँ। तो उनको देखकर क्या लगता है, आपने क्या सीखा उनको देख करके? देखिए, मैं ये जो स्टेटमेंट मैं देने जा रहा हूँ, ये एक हीरो के पर्सपेक्टिव से मैं देने जा रहा हूँ। एज अ पर्सन मैं अनुज साहब को ज़्यादा अच्छे से नहीं जानता, पर एक चीज़ जानता हूँ जो कि इंसान ना जब कमज़ोर होता है तो वो ऐसी चीज़ें करता है जिससे वो लोगों का अपनी तरफ ध्यान खींच सके। बिल्कुल। पर जब आप में लड़ने की ताकत होती है ना, तो आप लड़ के एक जगह तक पहुँचते हो। अब उन्होंने चुनाव किया, चुनाव में उन्होंने, जनता ने ही उनको चुना, बिल्कुल, ठीक है, और उनको एक ऐसी जगह पे बिठाया जहाँ पे वो डेजिग्नेशन चेंज किए, वो एक कलाकार से सीधे सीधे बन गए पॉलिटिशियन। तो अचीवमेंट तो है। तो मैं तो बहुत आत्मसात करके उनको बहुत प्रणाम करता हूँ कि ये लेवल पे जाके उन्होंने ये चुना, क्योंकि अनुज सर जिस बैकग्राउंड से आते हैं वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, और वहाँ से वहाँ पहुँचना, इम्प्रेसिव पर्सनालिटी। हाल ही में हमने देखा नकटी गांव में किस तरीके का उनके सारे घर रातों रात तोड़ दिए गए, बहुत सारी चीज़ें हुई, कुछ पॉलिटिशियंस गए, सत्ता पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग। क्या सोचते हैं इसे देखकर, क्या लगा वो सारी चीज़ें देखकर? अपने पर्सपेक्टिव से क्या कहना चाहेंगे? करंट अफेयर्स में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता, और मैं इंटरेस्ट लेता भी इसलिए नहीं क्योंकि मेरा काम है लोगों का दिल जीतना। मतलब मैं एक कलाकार हूँ। मेरे गाने देख के बहुत लोग खुश हो जाते हैं, मेरे डायलॉग्स, मेरी एक्टिंग देख के बेटे को पता चलता है कि माँ की कितनी इज्जत करनी है, और मैं ये इसी तरीके की प्रतिक्रिया लोगों को दिमाग में डालने की कोशिश करता हूँ अपने सिनेमा से। बहरहाल बात रही नकटी गांव की जी, काफी परेशान रहे हैं वहाँ के लोग। नहीं, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अनुज शर्मा सर जिम्मेदार है, मैं नहीं बोल सकता। पूरा का पूरा पैनल जिम्मेदार है। मैं आपको बताता हूँ, आपकी सोचने समझने की क्षमता जितनी है वहीं से आप सच देख पाते हैं। जैसे अगर मैं ये पैनल लगाऊं, ऐसा पैनल लगाऊं, तो अभी मेरे को दिख रहा है यहाँ से कैमरा है, कैमरे के पीछे दादा खड़े हैं। अब यहाँ से जब भी मैं दुनिया को ऐसे देखूंगा ना, तो मेरे को दुनिया एक दीवार दिखेगी, दीवार के बाद यहाँ पे डोर दिखेगा, डोर के बाद मेरे को ऐसे आइडलाइज करूंगा। मैं पैनल चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ। अब मेरे को चीजें क्लियर है, सब दिखेंगे। आपको टॉप से देखना पड़ेगा। सिर्फ अनुज शर्मा सर के बारे में ऐसे रील्स बनाना नहीं। जब आपने उनको चुना तब तो आपने कुछ नहीं किया। आपको लगता है सिर्फ अनुज शर्मा सर का कॉल है ये, आपको नहीं लगता ऊपर से कोई कॉल होगा? एक फिल्म में एक लाइन थी, अगर सर सिविल सर्विसेज वालों के हाथ में अगर ओरिजिनल पावर दे दिया जाए ना, तो जनता का एक चप्पल तक चोरी नहीं हो सकता। ऐसी एक नहीं करोड़ों फिल्में आपने देखी है। नायक जैसी फिल्म को आप लोगों ने हिट नहीं किया। जिस सिनेमा में जब नायक चलता है, मेरी मम्मी अभी भी खाना नहीं खा पाती, वो देखती है कि एक सीएम को कैसा होना चाहिए, एक सिविल सर्विसेज वाले इंसानों को कैसा होना चाहिए। किसी चीज को पकड़ के किसी को बुरा बोलना इजीएस्ट टास्क इन दी वर्ल्ड। आप आराम से किसी के ऊपर ब्लेम लगा सकते हैं, पर आप खुद बोलिए ना, 24 घंटे के अंतराल में आप कितना सच बोलते हैं? 24 घंटे के अंतराल में आप कितनी फेक हंसी हंसते हैं? 24 घंटे के अंतराल में आप कैसे आके ड्यूटी करने के बहाने आप सिर्फ दूसरों को जस्टिफाई करते हैं? कैसे आप शाम में कोने में जाके अपने आप को बोलते हैं कि यार मैंने सोचा ये नहीं था, ये हो क्यों रहा है? तो हर एक आदमी क्यों परेशान है पता है आपको? क्योंकि लोकतंत्र इंडिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बोलते हैं, बिल्कुल जनसंवाद वाला लोकतंत्र है ये। उसके 4 स्तंभ हैं। ये सवाल डायरेक्ट मुझसे पूछा गया है। नकटी गांव जहां बना है वहां पे बोलते हैं चारागाह की जमीन है वो। आपके पास डेटा है कि नहीं मुझे तो नहीं पता, यहाँ तो डायरेक्ट सवाल उठ जाता है। पर नकटी गांव सच में चारागाह है, और एक पॉइंट है कि वहां पे कोई भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वहां पे कोई जमीन में रह नहीं सकता। अब ये बता रहे हैं कि उनके घर को तोड़ा गया और 40 साल से वो वहां पे है। यार मेरा दुख वहां पे हो जाता है जहां पे किसी गुपचुप वाले ने पिछले 2 साल से ठेला लगा के अपनी बच्ची को डॉक्टर बना दिया। आप वहां से उसका ठेला नहीं हटा सकते यार, और यहां तो पूरा पूरा घर उजाड़ा गया है। तो ये नहीं करना चाहिए था। अभी एकदम सिंपल जाते हैं, बहुत टेक्निकल बात करने से होता क्या है ना, लोग ना, अच्छा भैया लोकतंत्र कहाँ होते भैया? अच्छा, अब आप पढ़ाए नहीं हो छत्तीसगढ़ को, बट छत्तीसगढ़ का घर खाली करा दिए। उनका घर खाली कराने से पहले उनको पढ़ाना चाहिए था। तो पढ़ाने पे बात पैनल खुलती है, तो मैंने थोड़ा और स्टडी किया कि यार ये हुआ क्या है, ये ऐसा क्यों हुआ। तो 2025 में उनके पास आ चुका था पेपर कि भाई इसको खाली करना है। हाँ। 1 साल बाद उनको खाली कराया गया। जब आप, या तो फिर ये वर्ड आप हटा दीजिए देश से, लोकतंत्र। अब लोकतंत्र का मैं एकदम इजी मीनिंग आपको बता रहा हूं, जनता का शासन। अब कौन शासन कर रहा है? जनता शासन कर रही है क्या? अभी आप विजय थलपति साहब को देखो, एक कलाकार है वो, फटाफट सकारात्मक सोच के साथ काम कर रहे हैं। रीजन मैं आपको बताता हूं ये क्यों है। जिस दिन इस धरती में सिर्फ और सिर्फ कला बचेगी ना, ना बारूद चलेगा, ना बम चलेगा, ना गोली चलेगा। गाने चलेंगे, डांस होगा,
एक कलाकार ना दिल जीतना जानता है, तोड़ना जानता ही नहीं, क्योंकि वो दिन भर उसी चीजों में रमा हुआ है। वो जानता है कि मैं एक ऐसी चीज को कैमरे के सामने लाके रख रहा हूं जिसके मेरे अंतरात्मा को चेंज करके वो चीज करनी पड़ेगी। तो ये आपको जनता का शासन कराना था, इसके लिए जिम्मेदार पूरी की पूरी गवर्नमेंट है। सिर्फ तमिलनाडु गवर्नमेंट ये नहीं, 147 करोड़ लोग हैं हम। क्या 147 करोड़ में आपको अंदाजा भी है कितने गांव हैं ऐसे जिसके तो पैनल में भी नहीं है, जो जिनको उड़ा के फेंक भी दिया गया? तो अगर जनता का शासन है तो ठीक है, वो 40 साल से बसे तो छोड़ दो ना उतनी छोटी जमीन है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जनता के शासन में हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक सिस्टम ऐसे काम करेगा जो जनता की भलाई के लिए हो। ये कैसा सिस्टम काम किया जो भाई मतलब जनता को हटा दिया गया? बिल्कुल। तो ये तो बहुत गलत है। नकटी गांव में जनता को हटाना ही नहीं चाहिए। ऊपर से मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप लोग मुझे प्लीज वोटिंग कर दीजिए। मुझे नहीं पता कैसे सीट पैनल ओपन करते हैं। मैं बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आता हूं। मेरे को पैसे की ताकत हमेशा कम दिखी, लोगों को दिल जीतने की ताकत बहुत अच्छी दिखी है। मैंने देखा है उन लोगों को जिन्होंने मेरी मदद की है। जब मेरे पास फिल्में नहीं होती थी, 3-3 महीना मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो वो लोग MNC में जॉब कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स जो हैं, मैं क्लोज नहीं बोलूंगा, IT सेक्टर से लेकर हर जगह, पर उन्होंने मेरे अकाउंट में सच में पैसे डाले हैं कि भाई हम लोग ना यहाँ पपेट बन चुके हैं, हम लोग ना EMI पटाते हैं, बच्चे पालते हैं, ये करते हैं। हमको तो ये तक नहीं बताया कि शादी के बाद बच्चों को पालना कैसे। हमारा सोसाइटी हमको सोचा शादी करना सिखा रहा है, उसके बाद जब बच्चे होंगे तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना। ये IT सेक्टर, ये ऑर्गेनाइजेशन का भी काम है। आपको उतना टाइम उस इंसान को भी देना पड़ेगा जिसको आप सैलरी देकर सिर्फ काम कराए जा रहे हैं। तो तू जिंदगी जी रहा है मेरी जान, तू जा, तू पैसे रख यार, हम नहीं खुश हैं। यहाँ खड़ा एक इंसान खुश नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं आके सब कुछ बदल दूंगा, बट मैं लिटरली ऑन अ फर्म स्टैंड, जिसको 1 रुपए की जरूरत है ना, उसको 10 करोड़ रुपए देके मैं दिल जीत लूंगा, क्योंकि मनी इज अबाउट फ्लो ब्रो। आप लोग मनी को बहुत बड़ी ताकत बनाए, ये सिस्टम हिल इसीलिए रहा है। ईमानदारी में बहुत मजा है। बिल्कुल। तो हमारा पॉवर्टी रेट भी बहुत ज्यादा है। सिंगापुर का पॉवर्टी रेट 3% है। गरीबी लोग जो रेखा में है 3% में, उनको 70 लाख रुपए सैलरी है इंडियन करेंसी के हिसाब से, वो गरीब है। तो यार आप मतलब हंसी आती है मुझे लिटरली, मतलब शासन प्रशासन पे। मैं तो ऐसी एक फिल्में भी बनाना शुरू करूंगा, तो सही जगह पे हाथ में दावेदारी दो ना आप। ये इंटरव्यू देख के मेरे फॉलोअर्स बढ़ा दो ना। मेरे को मैं मोहताज नहीं हूं किसी के मैं भाजपा जी से या कांग्रेस जी से कहीं से भी जाके पैनल ओपन करूंगा या मैं अनशन में बैठूंगा। मेरे हाड़ मास में ऊपर वाले ने इतनी ताकत दी, मैं भूखे पेट क्यों रहूंगा? आत्मा खुश तो परमात्मा खुश। मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे, अगर आपका 1 सेकंड भी दूसरे की भलाई के बिना बीत गया तो आपने अगरबत्ती जला के दिखावा किया है ब्रो। आपको मंदिरों को बंद करना पड़ेगा, मस्जिदों को बंद करना पड़ेगा। आप बात समझिए, आप ये सारा कुछ कर रहे हैं, आप भगवान की बात कर रहे हैं, ये सब चीज लोकतंत्र के अंदर होता है और जनता का शासन होना चाहिए था, जनता के ऊपर शासन नहीं करना था। ये तो यही बात हो गई कि अंग्रेज चले गए और आप आके बैठ गए। तो आप मेरे हाथ में दावेदारी दीजिए। मैं सच बता रहा हूं, नकटी गांव मैं शंघाई जैसा बनाऊंगा नकटी गांव को, और माता बहनी मन ला सिर्फ बटन दबाए पर लागी और सब काम अपने आप हो जाएगी। ये मेरा मानना है। क्या लगता है छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को किस तरीके से आगे आना चाहिए, और एक छोटा सा मैसेज जाते जाते? जोहार, नमस्कार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जतका भी भाई बहन मन है, यंगस्टर मन है, मैं जिन परिपक्व हो चुके हैं उखर से मैं गुहार नहीं लगा सका। मोला सुना, मोला देखा, अच्छा चीज सुनना, अच्छा चीज देखना, अच्छा चीज पढ़ना ही अच्छा परिवेश बना सकते हैं। दैनिक समस्या में फंसे हर एक इंसान ना जटिल सा व्यवस्था में है। सिर्फ तू मन ला दिक्कत नहीं है, सिर्फ नकटी गांव में दिक्कत नहीं, देश के हर कोना कोना में दिक्कत है। छोट अकन TVF के स्कूटी ला लेके एक ददा हा बैठा के ऐसे एक दान बोरा ला लग के 20 किलोमीटर जाए के कोशिश करत है, और 8 ठिन गड्ढा। जब वो टैक्स पटाइस ना उखर तब कतका रही थे स्कूटी के 50,000 रुपया, कतका लीन 70,000, 20,000 काबर लीन RTO वाले मन, काबर के प्लेन सड़क मिली। हवे प्लेन सड़क नहीं है, पड़े बर लागी, बड़े बर लागी। मोर हाथ में परिपक्वता है, मोर हाथ में विश्वास है। मैं जनता ला कहता हूँ, मैं अपन आने वाली जनरेशन ला कहता हूँ, मोर ऊपर विश्वास करा, बेहतर कर बर, बेहतर छत्तीसगढ़ बर। और छत्तीसगढ़ सिर्फ और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री वाले बात ला नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ हर एक इंसान के भलाई के बात, हर एक इंसान के जे चाहते कि उठे के क्षमता है वो, जे सोचा थे कि मैं कल बेहतर कल लाए माँ, तो आप मन मुझसे जुड़ा, डायरेक्ट जुड़ा, हम मन बदल बो हिसाब किताब ला। और अच्छा करे में 5 सेकंड लगते यार। बुरा करना तो सबसे आसान काम है, कोनो के बुराई कर लेवा, कोनो ला बता देवा ऐसे ही मारा थे। अच्छा सुनना, अच्छा देखना, अच्छा पढ़े बर लागी, तब अच्छा इंसान और अच्छा परिवेश बनी। जोहार, नमस्कार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो ये थे हमारे साथ विशाल दुबे। अगर मैं बात करूं विशाल की, तो ये सिर्फ एक फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ही बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरे प्रदेश, पूरे देश के बारे में बात कर रहे हैं। साफ तौर पर बहुत सारे फिल्म एक्टर, हीरो, हीरोइन
ये पॉलिटिक्स से बहुत दूर होते हैं, बचते हैं पॉलिटिक्स के बारे में बात करने से। लेकिन वही बात हो जाती है कि जब तक आप कीचड़ में घुसोगे नहीं तब तक कीचड़ साफ कैसे होगा। तो इन सारी चीज़ों से जो विशाल है वो बहुत बखूबी तरीके से रिलेट करते हैं। केवल फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, केवल उनकी नज़रों के आगे कैमरा और बड़ी बड़ी लाइटें यही नहीं है, वो आने वाले समय में ये भी तैयारी कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो पॉलिटिक्स में उतरें और किसी पायदान पर अगर वो जाएं तो बहुत अच्छे तरीके से पूरे देश का, प्रदेश का विकास कर सकें। और ऐसा किसी एक फिल्म एक्टर या हीरो के लिए कहना बहुत आम सी बात नहीं होती है। बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोच रहे हो और ऐसा सोच रहे हो कि आप उनका भविष्य ही बदलना चाह रहे हो, ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो कुल मिलाकर विशाल ने बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन की हमारे साथ, लोगों को मैसेज दिया, हमारे प्रदेश के जो नव युवा हैं उन्हें मैसेज दिया किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये उन्होंने मेंशन किया। जब आप एक अच्छी एजुकेशन अडॉप्ट करते हो उसके बाद चीज़ें अपने आप आसान होती हैं। विशाल ने भी बहुत ही अच्छी एजुकेशन की है, उनके माता पिता ने बहुत अच्छे से उन्हें पढ़ाया है और इसलिए पढ़ाया है कि आज वो इस काबिल हैं कि बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने चीज़ों को डिफाइन किया है। तो विशाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू।